हमें डिस्कस करना है लैंगवीन्स थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो लैंगवीन थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने आपको बताया था कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका कोई स्पेसिमेन है और आपने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से अगर आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स बनेंगी वो इस तरह से बन रही हैं कि मान लो 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइट हैंड डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऑब्वियस है 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में भी जाएंगी और जो नेट मैग्नेटिज्म इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़ीरो बनेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि आपको किस किस चीज़ के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमें पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन वन डायरेक्शन विल हैव मैग्नेटिक मोमेंट इन वन डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल हैव मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो हो सकता है उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो राइट हैंड डायरेक्शन में हो, पर अगर वही इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लैंगविन, लैंगविन ने भी क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिजॉल्व इन सच अ वे that magnetic moment of electron neutralize each other and there is no unpaired electron in a diamagnetic substance। मतलब लैंगविन ने क्या कहा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो अपने आप को इस तरह से रिजॉल्व करती है कि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे। न्यूट्रलाइज करने के लिए अब बेसिकली क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ताकि एक इलेक्ट्रॉन की जो भी मोमेंट होगी उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन की मोमेंट नेग्लेक्ट करवा सके। मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कहना है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, फिर हम कहेंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट व्हेन सम मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के ऊपर तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड चेंज। ठीक है, विदाउट एनी चेंज ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मतलब जब भी आपने मान लो आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और जब आपने इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये इलेक्ट्रॉन अगर पहले ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो अब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ भी सकती है डेल्टा ओमेगा अमाउंट से और वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है बाय डेल्टा ओमेगा अमाउंट है। साथ में उन्होंने कहा विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट को इफेक्ट नहीं करेगा जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, द इंक्रीज और डिक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी अकर्स कॉजेज चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियस है आपका जो एंगुलर आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी चेंज होगी। ठीक है, और दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम होगी या ज़्यादा होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी आपने किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेशन पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कहोगे कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन। हमने एक इलेक्ट्रॉन एज्यूम किया जिसका मास है m, जिसका चार्ज है e, जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है r विद वेलोसिटी v। ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद न्यूक्लियस एट ओरिजिन। ये मान लिया कि न्यूक्लियस जो है वो ओरिजिन है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, रेडियस r है, मास m है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास आता है नेगेटिव ऑफ ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, और हमने मान लिया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जेड डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमने बनाया, ये कैसे बनाया है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। करंट को हमें पता है, हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, और एरिया ऑफ द ऑर्बिट कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चार्ज क्यू को एज इट इज रखोगे, टाइम टी की जगह आपने क्या लिखा, टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम टी को हमने रिप्लेस कर दिया डिस्टेंस दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपॉन वेलोसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा ई वी आर अपॉन 2।
और v जो होता है लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन आपको पता है, दैट इज v इक्वल टू ओमेगा आर। तो v को रिप्लेस किया ओमेगा आर से और ये आपके पास एक्सप्रेशन बना e ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पर एक नेगेटिव का सिंबल भी लगा दिया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स ऑब्वियस है कि इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमने लिखी कि लेट द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। v को लिख सकते हो ओमेगा आर, तो यहाँ से आपका बनेगा m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, और एक्सप्रेशन आपका बच गया m ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। थर्डली, हमने क्योंकि एज्यूम किया है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया लेट b इज इक्वल टू बी के यूनिट वेक्टर। देन फोर्थ, हमें बात करनी है वेलोसिटी की। तो यहाँ पर मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसको आप इस तरह से दे रहे हो v और माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है। प्लेन का मतलब यहाँ पर x कॉम्पोनेंट भी होगा वेलोसिटी का और y कॉम्पोनेंट भी होगा। तो यहाँ पर ये जो हमने फैक्टर लिखा है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, दिस इज एक्चुअली अ यूनिट वेक्टर फॉर द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब हमने कहा कि क्योंकि हमने वेलोसिटी के बारे में भी बात कर ली, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर ली, तो हम कहेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया। तो हमने कहा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई वी क्रॉस बी होता है। ई वी लिखा, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट बी के। अब आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है। आई को के साथ करते हैं तो नेगेटिव ऑफ जे आ जाता है, जे को के साथ करते हैं तो आई आ जाता है। देन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, कंक्लूड करते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक मोमेंट लिखा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए था वो लिखा। हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया। वेलोसिटी को हमने बता दिया कि किस तरह से लिखा। देन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हमने फोर्स ऑन द मैग्नेट निकाल लिया, नेगेटिव ऑफ ई वी क्रॉस बी फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर हमें अब बताना है कि टोटल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो हमने लिखा एफ इज इक्वल टू एफ प्लस एफ एम। यहाँ पर एफ क्या है, सेंट्रीपिटल, सॉरी एफ एम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो यहाँ क्या होगा, एफ एम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई वी क्रॉस बी वाला जो होता है, और यहाँ सॉरी दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एफ एम जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने लिखा था एफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हमने क्या कहा, क्योंकि हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा। मान लो कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ स्लाइटली ग्रेटर इनवर्ड फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब आप लगाओगे तो मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक्स्ट्रा फोर्स फील करेगा इनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी विल इंक्रीज। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब मान लो कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अमाउंट से। ठीक है, तो हमने लिखा कि यहाँ पर जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा वो होगा एम आर, ओमेगा को रिप्लेस कर दिया ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो आपकी जो इक्वेशन 7 है और 6 है और इक्वेशन 7 है, दोनों का आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस इसलिए कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी आपने मैग्नेटिक फील्ड को लगाने के बाद जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है उसके इफेक्ट को कंसीडर किया, और यहाँ पर आपने अलग से एक फोर्स दिखा दिया जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा था। ठीक है, 6th और 7th इक्वेशन को जब इक्वेट किया तो आप इस फैक्टर को खोल लोगे सिंपली मैथमेटिक्स की इक्वेशन यूज करके, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, डेल्टा ओमेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा है और इसका स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटा है। और बाकी बची हुई टर्म को जब आप बैलेंस करोगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर से एम आर ओमेगा स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा, ये आपकी टर्म बच जाएगी ई ओमेगा आर बी 2m आर ओमेगा डेल्टा ओमेगा, और इसको सॉल्व किया तो आपके पास डेल्टा ओमेगा का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, मतलब जो हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एज्यूम कर रहे थे वो डिपेंड कर रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, और इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
अब हमने क्या कहा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आएगा। तो हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट में जो चेंज आया दैट इज पी एम डैश इज इक्वल टू, पीछे हमने जो एक्सप्रेशन किया था फर्स्ट इक्वेशन में पी एम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, तो इसमें जस्ट आप ओमेगा को डेल्टा ओमेगा से रिप्लेस कर दोगे, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर, ये हमने किया नेगेटिव ऑफ ई ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 एंड की, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी न्यू एंगुलर मोमेंटम आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, और ये इक्वेशन 1 आपका ओल्ड मैग्नेटिक मोमेंट था। तो आपने कहा चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज कैसे देंगे, फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट माइनस इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिख दिया फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट माइनस इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट। आप सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन नंबर आपके पास 9 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि आप मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेलोसिटी का जो यूनिट वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। पहले हम यूज कर रहे थे वर्ड यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जे, माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा जे। अब हमने इसको चेंज कर दिया साइन थीटा आई माइनस कॉस थीटा जे से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो भी चेंज हो जाएगा, और फोर्स का एक्सप्रेशन आप निकाल रहे थे ई वी क्रॉस बी से, और क्योंकि इस बार आपके पास डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, तो आपने इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया और आपके पास एक न्यू एफ एम की इक्वेशन आ गई। सिमिलर वे में आपने कहा कि मान लो इस बार क्योंकि आपने एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो एंगुलर वेलोसिटी मान लो आपकी डिक्रीज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होना मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। तो न्यू एंगुलर मोमेंटम आपने लिखा पी एम डैश ई ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा की फॉर्म में, ठीक है। ये आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इन डिक्रीज डायरेक्शन। तो आप फिर से क्या निकालोगे, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट। चेंज निकालने के लिए आपने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या था इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आया, तो अब आप देख रहे हो कि दोनों ही सिचुएशन में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में इसको इंक्रीज किया डेल्टा ओमेगा, या अब हमने जो डिक्रीज किया माइनस डेल्टा ओमेगा, दोनों ही सिचुएशन में चेंज आपका बराबर आता है, ठीक है। तो इसी को आप यूज करोगे, द चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन सेम इन बोथ सिचुएशन, आपने लिख दिया चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन सेम, ठीक है। और यहाँ डेल्टा ओमेगा का एक्सप्रेशन आपको पता था जो हमने अभी निकाला था, ये रहा लार्मर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया उसमें आप डेल्टा ओमेगा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दोगे, सब्सटीट्यूट किया आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज द चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इफ स्पेसिमेन हैव एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मान लिया कि हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम में, उस सिचुएशन में जो डायमैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो होगी मल्टीप्लाई बाय एन करके। तो टोटल आपकी मैग्नेटिक मोमेंट आ गई एन इंटू चेंज इन डाइपोल मोमेंट, एन चेंज इन डाइपोल मोमेंट, ये इक्वेशन 11 से आपको मिल रहा है। और इस एक्सप्रेशन से आपको पता लगा कि एक्चुअल में जो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट है या टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी पर। तो हमने लिख दिया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एंड दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ लैंगवीन्स डायमैग्नेटिक सब्सटेंस थ्योरी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 डेरिवेशन होंगे आपके डाया का, पैरा का और फेरो का, तो तीनों में से एक क्वेश्चन आपका श्योरली बनता है एग्जाम के अंदर।